फरवरी 2016 की एक रात ढाका के एक बैंक की बेसमेंट में रखा एक साधारण प्रिंटर अचानक बंद हो गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद वही छोटी सी खराबी दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाली थी। उस समय बैंक लगभग खाली था, वीकेंड शुरू हो चुका था और ज्यादातर कर्मचारी घर जा चुके थे। बेसमेंट में खामोशी थी। किसी को नहीं पता था कि उसी समय एक अदृश्य हमला पहले ही शुरू हो चुका था। ढाका में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कोई बैंक के सिस्टम के अंदर बैठकर हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। सही समय का इंतजार अब खत्म होने वाला था। यह हमला किसी बैंक लुटेरे ने नहीं किया था। कोई दरवाजा नहीं तोड़ा गया, कोई हथियार नहीं दिखा, लेकिन अगले कुछ घंटों में लगभग $1 अरब खतरे में पड़ने वाले थे। इस कहानी की शुरुआत कई महीने पहले हो चुकी थी। एक साधारण ईमेल बैंक के एक कर्मचारी के इनबॉक्स में पहुंचा था। देखने में वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ईमेल में नौकरी के लिए एप्लीकेशन था, रिज्यूम भी जुड़ा हुआ था, लेकिन फाइल के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो पूरे बैंक के लिए खतरा बन सकता था। जैसे ही फाइल खोली गई, एक खतरनाक प्रोग्राम सिस्टम के अंदर सक्रिय हो गया। किसी अलार्म ने आवाज नहीं दी, किसी स्क्रीन पर कोई चेतावनी नहीं आई। अगले कई हफ्तों तक हमलावर बैंक के नेटवर्क के अंदर घूमते रहे। वे देख रहे थे, सीख रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें बैंक के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम तक पहुंच मिल गई। अब वे उस दरवाजे के सामने खड़े थे जो अरबों डॉलर की दुनिया तक जाता था। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। बैंक के पास ऐसे सिस्टम थे जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकते थे। हमलावरों को पहले उन आंखों को अंधा करना था। बैंक जिस सिस्टम का उपयोग करता था उसका नाम था स्विफ्ट। दुनिया भर के बैंक इसी नेटवर्क के जरिए अरबों डॉलर का लेन देन करते थे। एक बार पहुंच मिल जाए तो संभावनाएं लगभग असीमित थीं, लेकिन सिर्फ स्विफ्ट तक पहुंच काफी नहीं थी। अगर बैंक को किसी भी असामान्य लेन देन की जानकारी मिल जाती तो पूरी योजना कुछ मिनटों में नाकाम हो सकती थी। इसीलिए हमलावरों ने एक और कदम उठाया। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो बैंक के सिस्टम को झूठी तस्वीर दिखाने वाला था। यह कोई साधारण वायरस नहीं था। इसे खास तौर पर उसी बैंक और उसी सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया गया था। हमलावरों की नजर अब उस मशीन पर थी जो हर संदिग्ध ट्रांसफर की रिपोर्ट प्रिंट करती थी। अगर यह मशीन सही काम करती तो शायद पूरी चोरी कुछ घंटों में ही पकड़ ली जाती। 4 फरवरी 2016 आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। बैंक बंद होने वाला था और वीकेंड शुरू होने वाला था। जैसे जैसे कर्मचारी घर जा रहे थे, सिस्टम के अंदर एक अलग गतिविधि शुरू हो चुकी थी। यह बैंक का सबसे खतरनाक वीकेंड बनने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद पहली फर्जी ट्रांसफर रिक्वेस्ट तैयार की गई। देखने में वह बिल्कुल असली लग रही थी, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और ही था। फिर दूसरी रिक्वेस्ट भेजी गई, उसके बाद तीसरी और फिर चौथी। कुछ ही समय में दर्जनों ट्रांसफर आदेश दुनिया भर में भेजे जा चुके थे। जब तक रात खत्म हुई, कुल 99 ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी थीं। उनकी कुल कीमत लगभग $951 मिलियन थी। लेकिन जिन रिपोर्टों को बैंक अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए था, वे कभी प्रिंट ही नहीं हुई। उसी समय न्यूयॉर्क में स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के सिस्टम इन ट्रांसफर रिक्वेस्ट को प्राप्त कर रहे थे। देखने में सब कुछ सामान्य था, लेकिन यह इतिहास की सबसे बड़ी साइबर डकैती की शुरुआत थी। अधिकांश ट्रांसफर आदेश इतने विश्वसनीय लग रहे थे कि सिस्टम ने उन्हें बिना किसी सवाल के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमलावरों की योजना लगभग पूरी तरह सफल होती दिख रही थी, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती थी, और जल्द ही ऐसी ही एक गलती सामने आने वाली थी। फर्जी ट्रांसफर आदेशों में से एक श्रीलंका की एक संस्था के नाम भेजा गया था, लेकिन उस नाम में एक छोटा सा स्पेलिंग एरर छिपा हुआ था। सिर्फ एक गलत शब्द, सिर्फ एक टाइपिंग गलती, लेकिन वही गलती कुछ लोगों का ध्यान खींचने वाली थी और $850 मिलियन को गायब होने से बचा लेगी। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गलती कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। कई ट्रांसफर पहले ही आगे बढ़ चुके थे और पैसा तेजी से दुनिया भर में फैल रहा था। कुछ ट्रांसफर सफल हो चुके थे, लाखों डॉलर अलग अलग खातों में पहुंच रहे थे, और ढाका में बैठे बैंक अधिकारी अब भी पूरी तरह अनजान थे। वीकेंड का यही फायदा हमलावर उठाना चाहते थे।
जितनी देर तक बैंक के कर्मचारी दूर रहते, उतना ही ज्यादा पैसा सिस्टम से बाहर निकल सकता था। इस बीच कुछ ट्रांसफर फिलीपींस की ओर बढ़ रहे थे। यहीं से कहानी का अगला और सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होने वाला था। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में पैसा घूम रहा था, ढाका में सोमवार की सुबह होने वाली थी और कुछ घंटों बाद एक बैंक कर्मचारी ऐसी चीज देखने वाला था जो सब कुछ बदल देगी। सोमवार सुबह रहमान जब अपने डेस्क पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब समस्या उनकी नजर में आने वाली थी। बैंक के मॉनिटरिंग सिस्टम से कुछ रिपोर्टें गायब थीं। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लगी, ऐसी तकनीकी समस्याएं पहले भी हो चुकी थीं। यह वही प्रिंटर था जिसे पूरी रात ट्रांसफर रिपोर्टें निकालनी चाहिए थीं, लेकिन जहां दर्जनों पन्ने होने चाहिए थे, वहां सिर्फ खामोशी थी। जांच में पता चला कि प्रिंटर कई घंटों से बंद था। इसी वजह से किसी ने उन चेतावनियों को नहीं देखा जो बैंक को तुरंत दिखाई देनी चाहिए थीं। उसी समय न्यूयॉर्क से एक संदेश आया। उसमें ऐसे ट्रांसफर आदेशों का जिक्र था जिनके बारे में ढाका में किसी को जानकारी ही नहीं थी। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ बैंक से इतनी बड़ी रकम के ट्रांसफर हुए हों और किसी अधिकारी को इसकी जानकारी न हो। यह लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड जांचे गए, तस्वीर साफ होने लगी। कुछ बहुत बड़ा हो चुका था और शायद अभी भी जारी था। कुछ ही घंटों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया। अब यह एक तकनीकी समस्या नहीं रही थी, यह एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। जब रकम की गणना की गई तो सभी स्तब्ध रह गए। 951 मिलियन डॉलर के ट्रांसफर आदेश भेजे जा चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब सामने था, यह हमला किया किसने था और क्या वे अभी भी सिस्टम के अंदर मौजूद थे? अगले कुछ दिनों तक जांचकर्ताओं ने हर कंप्यूटर, हर लॉग और हर ट्रांजैक्शन को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता था कि कहीं न कहीं हमलावर ने अपने निशान जरूर छोड़े होंगे। धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। हमलावर बैंक के सिस्टम को बैंक कर्मचारियों से भी बेहतर समझते थे। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, तैयारी महीनों से चल रही थी। हर कदम पहले से सोचा और परखा गया था। फिर जांचकर्ताओं को वह ईमेल मिला जिसने पूरी कहानी की शुरुआत की थी। देखने में वह बिल्कुल साधारण नौकरी एप्लीकेशन जैसा था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। हमला बाहर से शुरू हुआ था, लेकिन असली खतरा महीनों तक बैंक के अंदर छिपा रहा। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। सवाल था कि इतनी जटिल योजना के पीछे आखिर कौन था, और जवाब बैंक की दीवारों से बहुत दूर मिलने वाला था। जांच एजेंसियों ने हमले के डिजिटल निशानों का पीछा करना शुरू किया। हर सुराग उन्हें एशिया के अलग अलग हिस्सों की तरफ ले जा रहा था। फिर कुछ तकनीकी संकेत पहले देखे गए साइबर हमलों से मेल खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दुश्मन फिर सामने आ गया हो। धीरे धीरे एक नाम जांच रिपोर्टों में बार बार दिखाई देने लगा, लैज़रस ग्रुप, दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर समूहों में से एक। लेकिन यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी। अब जांचकर्ताओं को शक होने लगा था कि इसके पीछे एक संगठित और बेहद शक्तिशाली नेटवर्क मौजूद था। जांचकर्ताओं को जल्दी ही पता चला कि सभी ट्रांसफर सफल नहीं हुए थे, लेकिन 81 मिलियन डॉलर पहले ही बैंकिंग सिस्टम से निकल चुके थे। अब सवाल था, यह पैसा गया कहां? जवाब फिलीपींस में छिपा था। चोरी की गई रकम वहां के कई खातों में पहुंच चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ सफर की शुरुआत थी। कुछ ही घंटों में पैसा अलग अलग खातों में बांटा गया। जांचकर्ताओं को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर हर निशान मिटाने की कोशिश कर रहा हो। यहीं पर जांचकर्ताओं की मुलाकात एक नए नाम से हुई, सांतोस। वह सीधे चोरी में शामिल था या नहीं, यह साफ नहीं था, लेकिन उसका नाम बार बार सामने आ रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पैसा पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा था। उसके बाद पैसा पहुंचा मनीला के कैसीनो तक। यह वही जगह थी जहां करोड़ों डॉलर कुछ ही दिनों में लगभग गायब हो जाने वाले थे। यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है क्रूज का। वह उन लोगों में से था जो बड़े पैमाने पर पैसे को सिस्टम से बाहर निकाल सकते थे। कैसीनो के अंदर पैसा डिजिटल रिकॉर्ड से निकलकर चिप्स, नकदी और निजी लेन देन में बदल रहा था। जांचकर्ताओं के लिए यह एक बुरा सपना था,
हर घंटे के साथ चोरी की रकम को ट्रैक करना और मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा हवा में घुलता जा रहा हो। अब तक जांचकर्ताओं को समझ आ चुका था कि यह साधारण बैंक चोरी नहीं थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन था जिसकी योजना महीनों नहीं शायद वर्षों पहले बनाई गई थी। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। दुनिया भर की जांच एजेंसियां जानना चाहती थीं कि इतना बड़ा हमला करने की क्षमता आखिर किसके पास थी। कई देशों की साइबर सुरक्षा टीमों ने अपने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलनी शुरू कर दी। कुछ तकनीकी संकेत हैरान करने वाले थे। हर नई जांच एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। यह हमला किसी अकेले हैकर का काम नहीं लग रहा था। फिर जांचकर्ताओं ने कोड के कुछ हिस्सों की तुलना पुराने साइबर हमलों से की। परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। कुछ निशान सीधे एक ऐसे समूह तक पहुंच रहे थे जिसका नाम पहले भी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शामिल रह चुका था। नाम था लैज़रस ग्रुप। यही समूह पहले भी कई बड़े साइबर हमलों से जोड़ा जा चुका था, लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला एक बैंक डकैती से कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगा। अब चर्चा साइबर युद्ध की होने लगी थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे साधारण अपराधी नहीं हो सकते। इसके लिए संसाधन, समय और धैर्य तीनों की जरूरत थी। धीरे धीरे शक एक ऐसे देश की तरफ बढ़ने लगा जो लंबे समय से साइबर गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा था। लेकिन चाहे हमलावर कोई भी हो, एक बात साफ थी, दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली वित्तीय व्यवस्था को गंभीर चुनौती मिल चुकी थी। अब सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, चोरी हुए पैसों को वापस लाना। लेकिन जिन रास्तों से पैसा गुजरा था वे जानबूझकर इतने जटिल बनाए गए थे कि हर घंटा जांच को और कठिन बना रहा था। कुछ रकम को फ्रीज कर लिया गया, कुछ खातों को बंद कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर पैसा पहले ही बैंकिंग सिस्टम की नजरों से दूर जा चुका था। फिलीपींस में पूछताछ शुरू हुई। बैंक अधिकारी, कारोबारी और कैसीनो से जुड़े लोग जांच के दायरे में आने लगे। लेकिन जितनी तेजी से जांच आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से सबूत भी गायब हो रहे थे। कई महत्वपूर्ण सुराग हमेशा के लिए खो गए। समय बीतता गया, लेकिन चोरी की गई रकम का बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं मिला। यह बात जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी निराशा थी। इस हमले ने दुनिया भर के बैंकों को एक बड़ा सबक दिया। सबसे कमजोर कड़ी हमेशा सबसे महंगी साबित हो सकती है। स्विफ्ट ने अपने सुरक्षा नियम बदले, बैंकों ने नए सिस्टम लगाए और साइबर सुरक्षा पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश किया जाने लगा। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। अगर 2016 में ऐसा हमला संभव था, तो क्या भविष्य में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है? आज भी कई विशेषज्ञ इस घटना को आधुनिक साइबर अपराध की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में गिनते हैं, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि कीबोर्ड भी हथियार बन सकता है। और यह पूरी कहानी शुरू हुई थी एक साधारण प्रिंटर से, एक ऐसी मशीन जिससे किसी को खतरा नहीं था, लेकिन जिसने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर डकैतियों में से एक को छुपा लिया। 81 मिलियन डॉलर चोरी हो गए। कुछ रकम वापस मिली, लेकिन ज्यादातर कभी नहीं मिली। और शायद कहीं न कहीं उस रात की कमाई आज भी दुनिया में मौजूद है। आखिर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा हमला फिर हो सकता है? तो वीडियो को लाइक करें और सोच वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी बड़ा सच सामने लाएगी।